अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि ए बी एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। क्लियर है। और यह रॉड इनिशियली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा गया है। क्लियर है। ठीक है। और यह बोला गया है कि इस रॉड का यह इंड यानी कि इस ए इंड को हिंज कर दिया गया है उस एक्सिस से जो एक्सिस स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। क्लियर है। ठीक है। याद है। ठीक है। और यह बोला गया है कि यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। क्लियर है। ठीक है। तो दो केसेस दिए गए हैं। पहला केस यह दिया गया है कि जब इस रॉड को रिलीज किया जाता है उस इंस्टेंट पे इस रॉड के पास कितना एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का कितना एक्सेलरेशन होगा, इस बी पॉइंट का कितना एक्सेलरेशन होगा और इस हिंज द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वह फोर्स कितना होगा, साथ ही साथ उस इनिशियल कंडीशन में इस कंडीशन में इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वह कितना होगा। क्लियर है। ठीक है। और जब यह रॉड रोटेट करते हुए अपने वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा तो उस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा उसे कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि उस इंस्टेंट पे एंगुलर सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा उसे कैलकुलेट करना है और उसी इंस्टेंट पे इस बी पॉइंट का हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और उस इंस्टेंट पे हमें इस हिंज द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उसे कैलकुलेट करना है तथा उसी इंस्टेंट पे यानी कि वर्टिकल पोजीशन के इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा उसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। ठीक है। फिर भी मैं इस प्रॉब्लम को एक बार और आपको समझा देता हूँ। क्लियर है। ठीक। तो मान लेते हैं कि ये भी मेरा यूनिफॉर्म रॉड है। क्लियर है। और इस यूनिफॉर्म रॉड का मास m है और लेंथ क्या है l है। क्लियर है। ठीक है। और इस यूनिफॉर्म रॉड के इस पॉइंट को a पॉइंट बोला गया है और इस पॉइंट को b पॉइंट बोला गया है। क्लियर है। ठीक है। और यह रॉड जो है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ इस तरीके से रखा गया है। क्लियर है। ठीक है। और एक्सिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्सिस जो है वो मेरा क्या है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। क्लियर है। यानी कि एक्सिस जो है कुछ इस तरीके से है। यह ब्लू वाला पेन को अगर एक्सिस माने तो एक्सिस कुछ इस तरीके से है। क्लियर है। और एक्सिस के इस पॉइंट पे इसको हिंज कर दिया गया है कुछ इस तरीके से। क्लियर है। ठीक है। और यह बोला गया कि यह रॉड इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में यानी कि इस प्लेन में रोटेट करने के लिए क्या है, फ्री है। क्लियर है। ठीक है। यानी कि और हमसे यह बोला गया कि जैसे ही इस रॉड को रिलीज कर दिया जाता है तो यह रॉड इस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना प्रारंभ कर देता है। क्लियर है। ठीक। तो इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद दो सिचुएशन में आपसे कुछ प्रॉब्लम्स को पूछा गया है। पहला सिचुएशन यह है कि जैसे इस रॉड को रिलीज किया जाता है इस कंडीशन से तो रिलीज करने के इंस्टेंट पे इस रॉड में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है उसे कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ इस रॉड के सेंटर ऑफ मास तथा इस बी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है। और उसी इंस्टेंट पे यानी कि जिस समय इसको छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, उसी इंस्टेंट पे इस हिंज द्वारा जो यहाँ पे हिंज फोर्स लगाया जा रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्लियर है। और अंत में बोला है कि इस रॉड का रिलीज जैसे इसको रिलीज किया जाता है उस इंस्टेंट पे इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है। ठीक है। तो यह मेरा फर्स्ट केस है। और सेकेंड केस में यह बोला गया है कि जब यह रॉड रोटेट करते हुए अपने इस वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है यानी कि इस कंडीशन में आ जाता है तो इस समय इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है। ठीक है। और इस इंस्टेंट पे इसका सेंटर ऑफ मास का और इस बी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। और इस इंस्टेंट पे इस हिंज द्वारा यहाँ पे जो फोर्स लगाया जाएगा उस हिंज फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है। और साथ ही साथ इस इंस्टेंट पे इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है। ठीक है। तो यह प्रॉब्लम आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले केस 1, इसको अगर हम लोग केस 1 बोल दे तो केस 1 के लिए जो 5 पॉइंट्स हमें बोले गए हैं उसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। ठीक। तो इसमें हमें बोला गया है कि जस्ट आफ्टर रिलीज पहला केस हमको क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है। यानी कि अल्फा का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कब, एट द टाइम ऑफ रिलीज यानी कि उस टाइम को अगर हम लोग 0 बोल दे तो एट 0 सेकेंड पे हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक। तो जिस टाइम इसको हम लोग रिलीज करते हैं उस टाइम पे इस रॉड पे लगने वाला जो फोर्सेस होगा उस फोर्सेस को सबसे पहले हम लोग दर्शा देते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो जिस टाइम पे इसको रिलीज किया जाता है उस इंस्टेंट पे इसके सेंटर ऑफ मास पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस रॉड का वेट एक्टिव होगा और वह कितना होगा, mg होगा। क्लियर है। क्लियर है। ठीक। और
जिस समय इसको रिलीज किया जाएगा उस इंस्टेंट पे इस हिंज द्वारा इस रॉड पे एक फोर्स लगाया जा रहा होगा, और वह फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा वह हमें ज्ञात नहीं है। तो उस हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उस हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट को लेते हैं। एक कंपोनेंट को रॉड के लेंथ के लॉन्ग मानते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ रॉड के लॉन्ग जो हिंज फोर्स का कंपोनेंट है वह कंपोनेंट ए, और उस हिंज फोर्स के दूसरे कंपोनेंट को इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर मान लेते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं भी। क्लियर है? ठीक है। यानी कि जिस इंस्टेंट पे इस रॉड को रिलीज किया जाएगा उस इंस्टेंट पे इस रॉड पे जो लगने वाले फोर्सेस होंगे बस यही होंगे, एक mg होगा, एक हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। क्लियर है? ठीक है। तो जिस इंस्टेंट पे इस रॉड को रिलीज किया जाता है यानी कि t इक्वल टू 0 टाइम पे इस रॉड पे लगने वाले जो फोर्सेस है वह क्या है, mg है, v है और h है। जिस इंस्टेंट पे हम लोग इस रॉड को रिलीज करेंगे उस इंस्टेंट पे इस mg फोर्स द्वारा, इस हिंज फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट के द्वारा, इस हिंज फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के द्वारा इस रॉड पर जो नेट टॉर्क लगाया जाएगा उस नेट टॉर्क की वजह से इस रॉड के पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, और मान लेते हैं कि वह एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है। क्लियर है? ठीक है। यानी कि जिस समय इस रॉड को रिलीज किया जाता है उस इंस्टेंट पे इस रॉड में जो एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हो जा रहा है वह कितना है, अल्फा है। क्लियर है? ठीक है। और यह अल्फा किसके कारण डेवलप होगा, यह अल्फा जो होगा इस रॉड पे लगने वाले फोर्सेस के नेट टॉर्क के कारण डेवलप होगा। क्लियर है? ठीक है। तो हमें इस अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक। तो इस अल्फा के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, टाउ इक्वल टू आई अल्फा का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते समय हमको यह ध्यान में रखना होता है कि जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग टॉर्क लिखेंगे उसी एक्सिस के अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस समय यह रिजिड बॉडी, यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क लिखेंगे। तो यह कौन सा किस पॉइंट पे एक्सिस है, ए पॉइंट पे एक्सिस है, तो ए एक्सिस, ए पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट हम लोग टॉर्क लिखेंगे। क्लियर है? ठीक। तो यह आई जो है, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वह किस एक्सिस के अबाउट लिखना होगा, हमें इसी एक्सिस के अबाउट लिखना होगा, यानी ए पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट ही लिखना होगा। यानी भी हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आई ए कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट यह टॉर्क लिखा जाएगा उसी एक्सिस के अबाउट यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो आइए इस प्रॉब्लम को अब हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग इस ए पॉइंट से गुजरने वाले इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क लिखते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इस ए पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट इस एच फोर्स का यानी हिंज फोर्स की इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग 0 लिखेंगे, प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस भी फोर्स का यानी कि हिंज फोर्स के इस वर्टिकल कंपोनेंट का जो टॉर्क होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस मेरा कुछ इस तरीके से है। क्लियर है? इस एक्सिस के अबाउट इस एच फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि यह जो एच फोर्स है, यह एच फोर्स इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उस फोर्स का उस एक्सिस के बाद टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस एच का टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यह भी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, हिंज फोर्स के इस वर्टिकल कंपोनेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो भी इस एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो इस भी फोर्स का भी इस एक्सिस के बाद टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब इस एक्सिस के अबाउट कौन सा फोर्स बचा, यह mg फोर्स बचा। तो इस एक्सिस के अबाउट इस mg का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, तो mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह कौन सा लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। क्लियर है? इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस पॉइंट से इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। क्लियर है? और यह डिस्टेंस होगा कितना, l/2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का यह लेंथ कितना है, l है, और यह सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का यह लेंथ क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस mg का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, mg इंटू l/2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, mg इंटू l/2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि mg का लाइन ऑफ एक्शन यह है और इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना है, l/2 है। क्लियर है? तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, mg इंटू l/2 लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। और इस टॉर्क का जो सेंस होगा वह किस सेंस में होगा, तो इस पॉइंट पर हम लोग अपना कलम रखेंगे और mg किधर है, नीचे है, नीचे की ओर मुड़ा देंगे। या किस सेंस में मुड़ा, क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ा। तो सेंस कौन सा आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा, इतना ही होगा। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। क्लियर है? तो यह मेरा एक्सिस है और यह एक्सिस कहाँ से गुजर रहा है, इस रॉड के
इंड से होकर गुजर रहा है और रॉड के लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, ml² होगा। क्लियर है। ठीक, तो टाउ भी हमने किस एक्सिस के अबाउट लिखा, इस एक्सिस के अबाउट लिखा। आई भी हमने किस एक्सिस के अबाउट लिखा, इसी एक्सिस के अबाउट लिखा। क्लियर है। ठीक है। और जिस इंस्टेंट पे इसको रिलीज किया जा रहा है उस इंस्टेंट पे इस रॉड के पास जो एंगुलर एक्सलेशन है वह कितना है, अल्फा है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इंटू अल्फा लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। बस अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो अल्फा का वैल्यू हमें आसानी से कैलकुलेट होके मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा बराबर हमें क्या मिलेगा, mg L/2 अपॉन ml²/3। और किस सेंस में मिलेगा, तो नेट टॉर्क किस सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में है, तो यह भी किस सेंस में मिल जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में ही मिलेगा। क्लियर है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यह L से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा बराबर फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 3g/2l मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। यानी कि जिस इंस्टेंट पे इस रॉड को रिलीज किया जाएगा उस इंस्टेंट पे इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह नेट टॉर्क इस रॉड में कितना एंगुलर एक्सलेशन डेवलप कर देगा, 3g/2l डेवलप कर देगा। क्लियर है। ठीक है। यानी कि जो एंगुलर एक्सलेशन का जो हमें रिजल्ट फाइनल रिजल्ट मिला वह अल्फा बराबर हमें कितना मिल गया, 3g/2l मिल गया। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर मिल गया हमें वह कितना मिल गया, 3g/2l मिल गया। क्लियर। ठीक, अब हम लोग सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो जिस इंस्टेंट पे इस रॉड को रिलीज किया जाता है उस इंस्टेंट पे इस रॉड में जो एंगुलर एक्सलेशन डेवलप हो जाता है वह कितना हो जाता है, 3g/2l हो जाता है। क्लियर है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि t=0 टाइम पे इस रॉड को रिलीज किया जा रहा है, तो t=0 टाइम पर इस रॉड के पास जो एंगुलर एक्सलेशन होगा वह कितना होगा, 3g/2l होगा। इसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया था। क्लियर है। ठीक है। इस पार्ट में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसी t=0 टाइम पे, यानी कि जिस समय इस रॉड को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उसी टाइम पे इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के पास कितना एक्सलेशन होगा उसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि जब इस रॉड को रिलीज करेंगे तो यह रॉड जो होगा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चालू कर देगा। क्लियर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उस रिजिड बॉडी पर एग्जिस्ट करने वाला हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना चालू कर देता है और उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होता है उस एक्सिस पर लाई करता है। क्लियर है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इस रॉड का जो यह सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास जो होगा वह क्या करेगा, इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना प्रारंभ कर देगा। क्लियर है। कब, जैसे ही इस रॉड को रिलीज किया जाता है उस इंस्टेंट पर। क्लियर है। ठीक, और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा, एक्सिस के इस पॉइंट पे लाई करेगा। क्लियर है। ठीक है। तो जैसे ही इस रॉड को रिलीज किया जाएगा वैसे ही इस रॉड पर स्थित यह सेंटर ऑफ मास इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना प्रारंभ कर देगा। तो उस इंस्टेंट पे इस पॉइंट के पास सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट के आधार पे दो तरीके के एस्केलेशन डेवलप हो जाएंगे। क्लियर है। एक जो एस्केलेशन डेवलप होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट के लॉन्ग होगा। क्लियर है। और उसे हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, 80 से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है। ठीक है। और जो दूसरा एस्केलेशन डेवलप होता है वह किस डायरेक्शन में होता है, रेडियस के लॉन्ग इस सेंटर के डायरेक्शन में होता है। क्लियर है। और उस एस्केलेशन को बोलते हैं रेडियल एस्केलेशन और उसे किससे इंडिकेट करते हैं, AR से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट जो है आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे देख लीजिए कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पार्टिकल पर एक जो होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में एस्केलेशन लगता है जिसे हम लोग 80 बोलते हैं, और दूसरा एस्केलेशन जो लगता है सेंटर के लॉन्ग लगता है उसको हम लोग रेडियल एस्केलेशन बोलते हैं जिसे हम लोग AR बोलते हैं। क्लियर है। और यह जो टेंजेंशियल एस्केलेशन होता है उसका फॉर्मूला आता है R/अल्फा, और यह जो रेडियल एस्केलेशन होता है उसका जो फॉर्मूला आता है ω²/R आता है। R जो है वह क्या है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है। क्लियर है। यह हमको याद होना चाहिए। क्लियर है। यह हमें याद होना चाहिए इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। ठीक है। कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जिस समय इस रॉड को रिलीज किया जाएगा उस इंस्टेंट पे इस रॉड के इस सेंटर ऑफ मास पर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एस्केलेशन लगेगा और एक रेडियल डायरेक्शन में एस्केलेशन लगेगा। जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एस्केलेशन लगेगा वह 80 होगा और 80 कितना होगा, R/अल्फा होता है। क्लियर है। ठीक है। और दूसरा जो होगा वह क्या होगा, इस
सेंटर के डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन लगेगा जिसे रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, और वह AR होता है, और वह AR कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग इस AT का वैल्यू और इस AR का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस इंस्टेंट पे इस सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो आइए सबसे पहले हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो जिस AT के वैल्यू को और इस AR के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को R का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है? तो R क्या होगा, जैसे इस रॉड को रिलीज करेंगे तो यह रॉड इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना चालू करेगा, जिसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वह कौन सा लेंथ होगा, ये लेंथ होगा। यह लेंथ होगा कितना, यह लेंथ जो होगा इस लेंथ का हाफ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास होता है यूनिफॉर्म रॉड का वह ठीक मिड पॉइंट पे लाई करता है। क्लियर है? ठीक है। तो यह लेंथ हमें कितना मिल जाएगा, L/2 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यह पूरा लेंथ L दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। और जिस समय इस रॉड को रिलीज किया जाता है उस टाइम पे इस रॉड का जो एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा, वह कितना है, 3g/L है। तो AT हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा। AT का फॉर्मूला क्या है, R इंटू अल्फा है। तो R की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, L/2 लिखेंगे। क्लियर है? और अल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3g/12 लिखेंगे। क्लियर है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, 3g/4 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यानी कि इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन लगेगा वह कितना लगेगा, 3g/4 लगेगा। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग इस रेडियल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लगने वाले एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन लग रहा है वह कितना है, AR है, और वह AR होगा कितना, और यह AR होता कितना है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। क्लियर है? ठीक है। तो जैसे ही इस रॉड को हम लोग रिलीज करेंगे उस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, 0 होगा, यानी कि ओमेगा कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? ठीक है। तो AR जो मिलेगा वो हमें कितना मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर मिलेगा। तो ओमेगा के जगह पे 0 डालेंगे और आर कितना हमारे पास है, L/2 है, तो इंटू क्या लिख देंगे, L/2 लिख देंगे। तो बराबर AR हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो फाइनली हमें AT का वैल्यू कितना मिल गया, 3g/4 मिल गया, और AR का जो वैल्यू मिल गया वो हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। क्लियर है? ठीक है। यानी कि जिस इंस्टेंट पे इस रॉड को रिलीज किया जाएगा इंस्टेंट पे इस सेंटर ऑफ मास का जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वह कितना होगा, 3g/4 होगा, और इस सेंटर ऑफ मास का जो रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा और इस सेंटर ऑफ मास का जो रेडियल एक्सीलरेशन होगा कितना होगा, वह 0 होगा। क्लियर है? ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, यानी कि नेट एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो जो नेट एक्सीलरेशन होगा वह क्या होगा, √AR² प्लस AT² होगा। क्लियर है? ठीक है। तो AR हमारे पास कितना है, 0 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0 का स्क्वायर, प्लस AT हमारे पास कितना है, 3g/4 है। क्लियर है? का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3g/4 मिल जाएगा। यानी कि जो नेट एक्सीलरेशन हमें मिलेगा फाइनली A बराबर वह कितना मिल जाएगा, 3g/4 मिल जाएगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है वह कितना है, 3g/4 है, लेकिन इस डायरेक्शन में, इस सेंटर के लॉन्ग सेंटर के डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन लग रहा है वह कितना है, 0 है। यानी कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, यानी कि नेट एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा। क्लियर है? और वह होगा कितना, 3g/4 होगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो नेट एक्सीलरेशन होगा वह टेंजेंट के लॉन्ग होगा और वह होगा कितना, 3g/4 होगा। क्लियर है? ठीक। हम लोग सी पार्ट को सॉल्व करते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट बी, यानी कि इस बी पॉइंट का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करते हैं। किस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे इसको रिलीज किया जाता है, यानी कि t=0 टाइम पे। क्लियर है? ठीक है। तो यह मेरे पास एक रॉड था। क्लियर है? ठीक है। और रॉड का यह इंड हिंज कर दिया गया था। क्लियर है? ठीक है। और जिस इंस्टेंट पे इसको रिलीज किया जाता है उस इंस्टेंट पे इस रॉड पर जो लगने वाला एंगुलर एक्सीलरेशन था वह कितना था, 3g/12 था, यानी अल्फा कितना दिया गया था, 3g/12 दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। और यह पॉइंट हमें क्या दिया गया है, बी दिया गया है, और हमें यह बोला गया है कि इस बी पॉइंट का एक्सीलरेशन फाइंड आउट कीजिए उस इंस्टेंट पे जिस इंस्टेंट पे इस रॉड को रिलीज किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो इस केस में जैसे ही हम लोग इस रॉड को रिलीज करेंगे वैसे ही यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना प्रारंभ कर देगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि जैसे ही इस रॉड को रिलीज किया जाएगा वैसे ही इस रॉड पे स्थित यह बी पॉइंट या सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना प्रारंभ कर देगा, और उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा, इस एक्सिस के इस पॉइंट पे लाई करेगा। क्लियर है? यानी कि ए पॉइंट पे लाई करेगा। यह कौन सा पॉइंट दिया गया है, ए पॉइंट दिया गया है।
ए पॉइंट पे लाई करेगा। क्लियर है। जैसे ही इसको रिलीज किया जाएगा वैसे ही यह पार्टिकल जो है मान लेते हैं कि इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना चालू कर दे रहा है। क्लियर है। ठीक है। तो इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा, इस ए पॉइंट पे लाई करेगा, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वह कितना हो जाएगा, इस रॉड के लेंथ के इक्वल हो जाएगा, और वह होगा कितना, एल होगा। क्यों, क्योंकि इस रॉड का लेंथ कितना दिया गया, एल दिया गया है। क्लियर है। ठीक है। और हम लोग सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से यह जानते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पार्टिकल पर दो तरीके के एस्केलेशन लगते हैं, एक टेंजेंशियल एस्केलेशन और एक रेडियल एस्केलेशन। जो टेंजेंशियल एस्केलेशन होता है वह आर इंटू अल्फा होता है, और जो रेडियल एस्केलेशन होता है वह ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यह पॉइंट चूंकि सर्कुलर पाथ पे मोशन करना प्रारंभ कर दे रहा है, तो इस पॉइंट के पास भी एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एस्केलेशन डेवलप हो जाएगा, और उस एस्केलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एटी बोलेंगे। और दूसरा जो एस्केलेशन होगा वह इस सेंटर के डायरेक्शन में होगा, जिसे हम लोग रेडियल एस्केलेशन बोलेंगे, और उसे हम लोग किसी से इंडिकेट करेंगे, ए आर से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है। ठीक है। तो अब हम लोग इस एटी का वैल्यू और इस ए आर के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है। ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटी बराबर क्या होता है, आर इंटू अल्फा होता है। एटी बराबर क्या होता है, आर इंटू अल्फा होता है। तो इस केस में जो आर है मेरा वह कितना है, एल है, तो आर की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। और जिस इंस्टेंट पे इस रॉड को रिलीज किया जा रहा है उस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर एस्केलेशन है वह कितना हमने कैलकुलेट किया था, 3g/12 कैलकुलेट किया था। तो अल्फा की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे, 3g/12 लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 3g/2 मिल जाएगा। यानी कि इस पार्टिकल का, इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो टेंजेंट के लॉन्ग जो एक्सीलरेशन होगा वह कितना होगा, एटी बराबर 3g/2 होगा। क्लियर है। ठीक। अब हम लोग इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लगने वाले एक्सीलरेशन यानी इस ए आर को, यानी कि इस रेडियल एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो ए आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ए आर बराबर जो होता है वह कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। क्लियर है। ठीक है। तो जिस इंस्टेंट पे इस रॉड को रिलीज किया जाएगा उस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा वह कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है। ठीक है। तो ओमेगा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, तो जीरो का स्क्वायर इंटू आर। आर हमारे पास क्या है, इस रॉड का लेंथ कितना है, एल है, इंटू क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। तो ए आर बराबर फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि जिस इंस्टेंट पे इस रॉड को रिलीज किया जाएगा उस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में यानी कि टेंजेंट के लॉन्ग इस बी पॉइंट पे लगने वाला जो एस्केलेशन होगा वह कितना होगा, 3g/2 होगा। जबकि यानी कि सेंटर के डायरेक्शन में जो लगने वाला एस्केलेशन ए आर है, रेडियल एस्केलेशन, वह कितना है, जीरो है। क्लियर है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे यानी कि जिस इंस्टेंट पे इसको रिलीज किया जाता है उस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो नेट एस्केलेशन होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, इस टेंजेंट के लॉन्ग होगा, और वह होगा कितना, 3g/2 होगा। क्लियर है। ठीक है। इसे हम लोग फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मेरा नेट एस्केलेशन ए होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो ए आर हमारे पास कितना है, जीरो है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो का स्क्वायर प्लस ए टी हमारे पास कितना है, 3g/2 है। क्लियर है। का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3g/2 ही मिल जाएगा। ये बराबर यानी नेट एस्केलेशन कितना हुआ, 3g/2 ही हुआ। क्लियर है। ठीक है। और वो हमें दिखाई भी दे रहा है, नेट एस्केलेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस टेंजेंट के लॉन्ग ही होगा। क्लियर है। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो एस्केलेशन है वह कितना है, जीरो है। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हिंज फोर्स। हम लोग अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, हिंज फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो यह मेरा रॉड था जिसका मास m था, लेंथ l था। इस पॉइंट को हम लोगों ने a बोला था, इस पॉइंट को हम लोगों ने b बोला था, इस पॉइंट को हिंज कर दिया गया था। क्लियर है। और यह बोला गया था कि यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। क्लियर है। ठीक। तो जैसे इस रॉड को रिलीज किया जाएगा वैसे ही हमें यह बोला गया है कि इस हिंज द्वारा जो हिंज फोर्स लगाया जा रहा है उस हिंज फोर्स को कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि हिंज द्वारा अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है। क्लियर है। ठीक है। तो हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते क्या है कि हिंज फोर्स के एक कंपोनेंट को रॉड के लेंथ के लॉन्ग मान लेते हैं और दूसरे कंपोनेंट को रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर मान लेते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को और वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं और उनका रिजल्टेंट निकाल देते हैं, तो हमें हिंज फोर्स मिल जाता है। क्लियर है। ठीक है। तो जिस कंडीशन में इस रॉड को रिलीज किया जा रहा है उस कंडीशन में हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मान लिया कि हिंज फोर्स का जो एक कंपोनेंट है वह इस रॉड के लेंथ के लॉन्ग है और उस कंपोनेंट को बोल देते हैं h। क्लियर है। ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट मानते हैं उस कंपोनेंट को मान लेते हैं कि रॉड के लेंथ के पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और उस हिंज फोर्स के उस कंपोनेंट को बोल देते हैं v। क्लियर है। ठीक है।
और जिस समय इस रॉड को रिलीज किया जाएगा उस इंस्टेंट पे इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पर इस रॉड का वेट लगेगा और वह किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वह कितना लगेगा, mg के इक्वल लगेगा। क्लियर है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इस रॉड को रिलीज करेंगे वैसे ही यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना प्रारंभ कर देता है। और मान लेते हैं कि रिलीज करते समय यानी कि t=0 टाइम पे मान लेते हैं कि इस रॉड में जो एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हुआ वह अल्फा डेवलप हुआ और वह अल्फा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कितना होता है, 3g/12 होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 3g/12 लिख देंगे। क्लियर है, यानी कि जिस वक्त इस रॉड को रिलीज किया जाएगा उस वक्त इस रॉड के पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वह कितना होगा, 3g/12 होगा। क्लियर है, रॉड को रिलीज करेंगे वैसे ही इस रॉड पे एग्जिस्ट करने वाला हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करना चालू कर देगा, जिसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इस एक्सिस पर लाई करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि यह सेंटर ऑफ मास भी एक सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, रोटेट करना प्रारंभ कर देगा जस्ट आफ्टर रिलीज। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह सेंटर ऑफ मास जिस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा, इसी एक्सिस के इस पॉइंट पे लाई करेगा। क्लियर है, ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वह क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने यह देखा है कि सेंटर ऑफ मास पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा वह कितना लगेगा, AR बराबर कितना लगेगा, 0। क्लियर है, ठीक है। यह हम लोगों ने अभी साबित भी किया है कि जब जिस इंस्टेंट पे इस रॉड को रिलीज किया जाएगा उस इंस्टेंट पे इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लगने वाला एक्सेलरेशन होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। और इस वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि इस टेंजेंट के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वह क्या होगा, 80 होगा। और वह 80 होगा कितना, r अल्फा के इक्वल होगा। r यहाँ पे कितना है हमारे पास, l/2 है। अल्फा कितना है हमारे पास, 3g/12 है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 3g/12 लिखेंगे। क्लियर है, तो यह l कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्फा 80 हमें कितना मिल जाएगा, 3g/4 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जिस समय इस रॉड को रिलीज किया जाएगा उस इंस्टेंट पे इस रॉड के पास केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा और वह होगा कितना, 3g/4 होगा। क्लियर है। तो हिंज फोर्स के इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को और इस वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और वह फॉर्मूला होता है Fnet बराबर m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसके लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसके लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो जब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोग यह देख रहे हैं कि इस रॉड पे लगने वाला जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है वह केवल यही फोर्स है और यह फोर्स क्या है, हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि H है। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके अतिरिक्त दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स H बराबर हम लोग क्या लिखेंगे इस फॉर्मूला से, H बराबर क्या लिखेंगे, इस रॉड का मास इंटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, AR है, तो इंटू क्या लिख देंगे, AR लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो H हमें कितना मिल जाएगा, मास इंटू AR, AR हमारे पास कितना है, 0 है, तो इंटू 0 लिख देंगे। तो H बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H है वो हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि एक फोर्स क्या लग रहा है, यह फोर्स लग रहा है हिंज फोर्स का, यह वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है और वह कितना है, V है। और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, यह इस रॉड पे लगने वाला वेट है वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वह है कितना, mg है। क्लियर है, ठीक है। और यह रॉड किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, नीचे की ओर रोटेट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन जो लगेगा, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, नीचे के डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि यह जो mg फोर्स होगा वह इस v से ज़्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, mg माइनस v बराबर इस रॉड का जो टोटल मास है वह कितना है, m है, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है, 80 है, इंटू क्या लिख देंगे, 80 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें v का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, mg माइनस v बराबर m, 80 हमने कैलकुलेट कर लिया, 80 हमारे पास कितना है, 3g/4 है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 3g/4 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से v बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 4mg माइनस 3mg/4 मिल जाएगा, बराबर हमें क्या मिल जाएगा, mg/4 मिल जाएगा। क्लियर है,
क्लियर है, ठीक है। यानी कि हिंज फोर्स का यह जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी इस v का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, mg/4 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, ठीक है। तो हमें हिंज फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 है और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, mg/4 है। तो हिंज फोर्स, नेट हिंज फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है, और वह होगा कितना, mg/4 ही होगा। क्लियर है, तो इस केस में जो हिंज फोर्स होगा उसे हम लोग कितना लिखेंगे, mg/4 लिखेंगे। और जब हम लोग इसको फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हिंज फोर्स बराबर जो होगा वह क्या मिलेगा, h² प्लस v²। तो h हमारे पास कितना है, 0 है, v कितना हमारे पास है, mg/4 है। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, तो हिंज फोर्स हमें फाइनली कितना मिल गया, mg/4 ही मिला। और यही होना भी चाहिए। नेट हिंज फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, और वह होगा कितना, mg/4 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला पार्ट यानी कि ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। कब, जब इस रॉड को जस्ट रिलीज किया जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने यह पढ़ा है कि यहाँ पे कोई पार्टिकल हो और इस पार्टिकल को जब रिलीज करेंगे तो यह पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे ही इस पार्टिकल को रिलीज किया जाता तो उस समय v बराबर हम लोग क्या लिखते थे, 0 लिखते थे। क्लियर है, ठीक उसी तरह से जैसे ही इस रॉड को रिलीज किया जाएगा उस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जैसे ही रॉड को रिलीज किया जाएगा वैसे ही इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, 0 होगा। बस सिंपल था, इसमें तो कुछ था नहीं, या कॉमन सेंस वाली बात थी। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग केस 2 पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, इस पार्ट में हम लोगों को क्या बोला गया है कि जब इस रॉड को रिलीज कर दिया जाता है और यह रॉड वर्टिकल कंडीशन में पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में इस रॉड पे लगने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है। इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, हिंज फोर्स कैलकुलेट करना है और एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो सिचुएशन क्या था, यह मेरा रॉड था और यह मेरा क्या था, हॉरिजॉन्टल स्मूथ एक्सिस था। क्लियर है, ठीक है। और यह बोला गया था कि यह जो रॉड है वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। क्लियर है, तो जैसे इस रॉड को यहाँ से रिलीज किया जाता है वैसे ही यह रॉड ऐसे रोटेट करते हुए जब यह वर्टिकल कंडीशन में यानी कि इस कंडीशन में पहुंच जाता है तो इस रॉड में जो एंगुलर एक्सेलरेशन लग रहा होगा उसे कैलकुलेट करना है। इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है उसे कैलकुलेट करना है। इस रॉड के इस इन का जो एक्सेलरेशन है उसे कैलकुलेट करना है। इस समय जो हिंज फोर्स लग रहा होगा उसे कैलकुलेट करना है और इस समय इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा उसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो आइए एक एक करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मेरा इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंडीशन है। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहला केस कैलकुलेट करते हैं, ए एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, ठीक। तो जब इस रॉड को इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंडीशन से रिलीज कर दिया जाएगा तो यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना चालू कर देगा। क्लियर है, ठीक। और कुछ समय के बाद यह रॉड जो है वह क्या आ जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। कुछ समय बाद यह रॉड जो होगा वह क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि कुछ इस सिचुएशन में पहुंच जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यह रॉड का इनिशियल कंडीशन है और यह इस रॉड का फाइनल कंडीशन है। क्लियर है, ठीक। तो जब यह रॉड इस कंडीशन में पहुंच जा रहा है इंस्टेंट पे रॉड के एंगुलर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा, टॉर्क कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है, जब हमें टॉर्क कैलकुलेट होकर मिल जाएगा तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कर देंगे तो हमें आसानी से अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो टॉर्क इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते समय हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि टाउ लिखना है एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए केवल, और जिस एक्सिस के अबाउट या जिस पॉइंट के अबाउट टाउ लिखेंगे उसी पॉइंट या उसी एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस इंस्टेंट जब यह रॉड इस इनिशियल कंडीशन से इस वर्टिकल कंडीशन में रोटेट होकर आ जाता है तो इस इंस्टेंट पे इस सेंटर ऑफ मास पे इस रॉड का वेट लगेगा और वह वेट किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वह होगा कितना, mg के इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि वेट जो होगा वह इस डायरेक्शन में लगेगा, रॉड के लेंथ के अलोंग ही लगेगा। क्लियर है, ठीक। और इस इंस्टेंट पे इस हिंज द्वारा भी रॉड पे फोर्स लगाया जा रहा होगा और मान लेते हैं कि इस हिंज द्वारा जो इस रॉड पे फोर्स लगाया जा रहा है उस हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट जो है रॉड के लेंथ के अलोंग है और उस कंपोनेंट को बोल देते हैं h
और दूसरा जो कंपोनेंट है इस रॉड के लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और उस कंपोनेंट को बोल देते हैं भी। क्लियर है, ठीक। यानी कि इस रॉड पर इस इंस्टेंट पे केवल वेट लगेगा और हिंज द्वारा क्या लगाया जाएगा, हिंज फोर्स लगाया जाएगा, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, V होगा। क्लियर है, ठीक है। इन तीनों फोर्सेस के सिवा इस रॉड पे इस इंस्टेंट पे कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है, ठीक। तो अब हम लोग इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट इस एच का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस भी का जो टॉर्क होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा, प्लस इस mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कौन सा लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, और यह भी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से होकर गुजर रहा है, इसी पॉइंट से होकर गुजर रहा है। क्लियर है, तो इस mg का भी इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह कहाँ से किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, mL²/3 होगा। क्लियर है, इंटू क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। तो अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जब यह रॉड इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंडीशन से रोटेट करते हुए यह रॉड वर्टिकल बन जाता है तो उस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है वह कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। अब हम लोग बी पार्ट सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है। तो जब यह रॉड इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंडीशन से रिलीज किया जाता है तो यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता हुआ कुछ देर बाद वर्टिकल हो जाता है। क्लियर है, ठीक। जब यह रॉड अपने इनिशियल कंडीशन से वर्टिकल बन जाता है यानी कि इस कंडीशन में आ जाता है तो इस समय इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा उसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि जब इस रॉड को रिलीज किया जाता है तो इस रॉड पे एग्जिस्ट करने वाला प्रत्येक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, सेंटर इस एक्सिस पर लाई करता है। क्लियर है, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा जिसका सेंटर इस एक्सिस के इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। तो मान लेते हैं कि इस रॉड का जो सेंटर है ऑफ मास है वह इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना चालू कर देता है। क्लियर है। मान लेते हैं कि यह क्या है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है तो यह सेंटर ऑफ मास इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना चालू कर देगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा। क्लियर है, ठीक है। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, इस लेंथ के इक्वल होगा, और यह लेंथ होगा कितना, L/2 होगा। क्यों, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास होता है यूनिफॉर्म रॉड के केस में मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि यह पॉइंट क्या होगा, इस रॉड का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ इस मिड पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास जिस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यह भी जानते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पार्टिकल पे दो तरीके के एक्सेलरेशन लगते हैं। एक लगता है टेंजेंट के लॉन्ग, यानी कि इस इंस्टेंट पे इस सेंटर ऑफ मास पे जो एक्सेलरेशन लगेगा टेंजेंट के लॉन्ग वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, AT बोलते हैं। और दूसरा जो एक्सेलरेशन लगता है वह सेंटर के डायरेक्शन में लगता है और उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और इस केस में जो सेंटर की ओर एक्सेलरेशन लगेगा वो मेरा यह एक्सेलरेशन होगा और इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, AR बोल देते हैं। क्लियर है। तो जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है तो उस पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, AT बराबर R इंटू अल्फा होता है। क्लियर है, ठीक है। और हम लोगों ने इस केस में अल्फा कितना कैलकुलेट कर लिया है, 0 कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है। फर्स्ट केस में एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों ने इसका कितना कैलकुलेट किया था, 0 कैलकुलेट किया था। तो अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे और R मेरा कितना होगा, L/2 होगा। यानी कि AT बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 0 इंटू L/2। यानी फाइनली AT बराबर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी कि इस सेंटर ऑफ मास का इस पोजीशन में इस कंडीशन में जो टेंजेंट के लॉन्ग एक्सेलरेशन होगा यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। यानी कि इस डायरेक्शन में इस केस में इस सिचुएशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इस AR का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इस सेंटर ऑफ मास पर इस सेंटर के डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में लगने वाले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। डायरेक्शन में लगने वाला जो रेडियल एक्सेलरेशन है वह कितना हमारे पास, AR है। और AR का फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू R जानते हैं।
क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में हमें आर का तो वैल्यू पता है, आर कितना हमारे पास L/2 है, लेकिन ओमेगा नहीं पता है। क्लियर है, इस कंडीशन में ओमेगा कितना होगा उसे भी हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। और ओमेगा क्या है, मेरा एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर है, ठीक है, जो हमें फिफ्थ केस में कैलकुलेट करना ही है, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना ही है। क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस ओमेगा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है, ठीक है। तो एक लाइन नोट कर लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वह किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। क्लियर है, हम लोग इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा उसे कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह ओमेगा है। क्लियर है, और जिस इंस्टेंट पे इस रॉड को रिलीज किया जाएगा उस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। यानी कि ओमेगा इनिशियल हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। और इस इंस्टेंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमने कितना माना है, ओमेगा माना है। यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कितना है, ओमेगा है। क्लियर है, ठीक। तो ओमेगा का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग इनिशियल कंडीशन में जो रॉड है मेरा, उस इनिशियल कंडीशन में रॉड पे लगने वाले फोर्सेस को यदि दर्शाए तो वो एक फोर्स क्या लग रहा होगा, रॉड के लेंथ के अलोंग हिंज फोर्स का कंपोनेंट लग रहा होगा, और उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और दूसरा जो फोर्स लग रहा होगा वह किधर लग रहा होगा, इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट लग रहा होगा, और वह उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। और एक फोर्स जो होगा वह कहाँ लग रहा होगा, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पर लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वह कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस इनिशियल कंडीशन में इस रॉड पे लगने वाला जो फोर्सेस होगा वह यही फोर्सेस होगा। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि यह मेरा कौन सा कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है, और यह रॉड का मेरा कौन सा कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि रॉड का जो यह इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन से यह जो सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो गया, इतना डिस्प्लेस हो गया। इनिशियल कंडीशन मेरा ये कंडीशन है। क्लियर है, और इस कंडीशन से यह सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो गया, इतना डिस्प्लेस हो गया। यानी कि कितना डिस्प्लेस हुआ, L/2 डिस्प्लेस हो गया। क्लियर है, ठीक। यानी कि यह जो mg है, इस mg के कारण ही यह सेंटर ऑफ मास जो है वह कितना नीचे आ जाता है, यह L/2 डिस्टेंस नीचे आ जाता है। क्लियर है, ठीक। जब यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि यह जो mg है, इस mg ने वर्क किया है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। क्यों, क्योंकि इस mg फोर्स ने इस सेंटर ऑफ मास को वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस कर दिया, इतना लेंथ डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि L/2 डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है, ठीक है। यानी कि mg ने वर्क तो किया। क्लियर है, ठीक। लेकिन जब हम लोग हिंज फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखेंगे तो यह कंपोनेंट इस पार्टिकल को कहीं डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो हिंज फोर्स का यह कंपोनेंट का जो वर्क डन होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। ठीक उसी तरह से हिंज फोर्स का यह जो वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो यह भी वर्टिकल कंपोनेंट इस पार्टिकल को कहीं डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस कंपोनेंट का भी वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक। तो इस सिचुएशन में जो टोटल वर्क डन है वह मेरा कितना होगा, एक वर्क डन mg का होगा, और mg का वर्क डन कितना आ जाएगा, mg इंटू L/2 हो जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि mg जो है वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और यह जो सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हो गया, इतना ही डिस्प्लेस हो गया। क्लियर है, यानी कि L/2 डिस्प्लेस हो गया। क्लियर है, तो mg का जो वर्क डन होगा वह कितना हो जाएगा, mg इंटू L/2 हो जाएगा, प्लस इस h का जो वर्क डन होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस इस v का जो वर्क डन होगा वह भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इन तीनों फोर्सेस का वर्क डन हम लोगों ने लिख दिया। या किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आई स्क्वायर हो जाएगा, और वह होगा कितना, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। और इस कंडीशन में, इस फाइनल कंडीशन में जो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है,
तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है सिस्टम का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है, 0 है, तो माइनस क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, अच्छा आई हम लोग किस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, तो यह रॉड किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, ml² होगा। तो आई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ml² लिखेंगे। क्लियर है, इंटू क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, mgl/2 आ जाएगा। क्लियर है, यह 2 कैंसिल आउट हो गया, यह एल से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यह एम से यह एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 3g/l मिल जाएगा। तो इसलिए ओमेगा हमें कितना मिल जाएगा, √3g/l मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जब यह रॉड अपने इस फाइनल कंडीशन में आ जाता है, इस कंडीशन में आ जाता है, तो इस कंडीशन में इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, वह कितना होगा, √3g/l होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हमने यह जो फोर्थ मेरा कंडीशन है एंगुलर वेलोसिटी, वह भी हमने कैलकुलेट कर लिया। एंगुलर वेलोसिटी इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में 3√3g/l हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो यह मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब कभी भी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप हमेशा यूज कीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम का। क्लियर है, तो क्या लिखिएगा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, वह किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने इस बेसिक प्रॉब्लम कैलकुलेट करना था। इस प्रॉब्लम में इस सेंटर ऑफ मास का एस्केलेशन कैलकुलेट करना था। तो हम लोगों ने इस सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एस्केलेशन होता है उसे कैलकुलेट कर लिया था, वो हमें कितना मिला था, 0 मिला था। क्लियर है, अब हमें इस रेडियल डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में लगने वाला एस्केलेशन कैलकुलेट करना है। क्लियर है, और वह ए आर का होता कितना है, ओमेगा² होता है। क्लियर है, ठीक है। तो ए आर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा हमारे पास कितना है, √3g/l है, तो ओमेगा² कितना आ जाएगा, 3g/l आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और आर हमारे पास कितना है, यह लेंथ है, और यह लेंथ कितना हमारे पास, l/2 है, तो इंटू क्या लिख देंगे, l/2 लिख देंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा, 3g/2 मिल जाएगा। ए आर बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 3g/2 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास का इस इंस्टेंट पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एस्केलेशन होगा वह कितना होगा, 0 होगा, जबकि रेडियल डायरेक्शन में जबकि सेंटर के डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में जो एस्केलेशन होगा वह ए आर बराबर कितना आ जाएगा, हमको 3g/2 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को बोल दिया जाए कि सेंटर ऑफ मास का नेट एस्केलेशन कैलकुलेट करना है, तो नेट एस्केलेशन ए बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, √AR² + AT² लिखते हैं। तो ए आर हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है, 3g/2 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 3g/2 का होल स्क्वायर √ प्लस क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर। तो हमें फाइनली ए बराबर क्या मिल जाएगा, 3g/2 ही मिल जाएगा, और मिलना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई एस्केलेशन लग नहीं रहा है, तो नेट एस्केलेशन किधर लगेगा, तो नेट एस्केलेशन किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि सेंटर के डायरेक्शन में ही लगेगा, रेडियस के लॉन्ग। क्लियर है, ठीक है। तो नेट एस्केलेशन कितना हो जाएगा इस केस में, 3g/2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है, अब हम लोग इसी प्रॉब्लम का अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, यानी कि पॉइंट बी का एस्केलेशन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, अपने इनिशियल कंडीशन से रोटेट करते हुए अपने इस फाइनल कंडीशन में आ जाता है, तो इस बी पॉइंट का हमको एस्केलेशन कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि जब यह रॉड अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो इस रॉड पे एग्जिस्ट करने वाला हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह बी पॉइंट भी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यह जो बी पॉइंट होगा वह इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता हुआ हमको पता चलेगा। क्लियर है, और सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। क्लियर है, ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वह कितना होगा, एल होगा, इस रॉड के लेंथ के इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। हम लोग यह भी जानते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर दो तरह के एस्केलेशन लगते हैं, एक टेंजेंट के लॉन्ग यानी कि AT लगता है, और दूसरा सेंटर के डायरेक्शन में यानी कि सेंटर के डायरेक्शन में जो एस्केलेशन लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, AR बोलते हैं। और AR मेरा क्या होता है, रेडियल एस्केलेशन होता है। क्लियर है, ठीक है। तो AR बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा² × R जानते हैं, और AT बराबर हम लोग क्या जानते हैं, R × अल्फा जानते हैं। क्लियर है, ठीक है। और जब यह रॉड वर्टिकल होता है तो उस समय अल्फा का वैल्यू कितना आता था, 0 आया था। क्लियर है, तो अल्फा की जगह पर हम लोग क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। तो आर की जगह पर क्या डाल देंगे, एल डाल देंगे। तो हमें AT बराबर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, यानी कि इस डायरेक्शन में कोई एस्केलेशन नहीं लगेगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग रेडियल डायरेक्शन में यानी अब हम लोग
इस सेंटर के डायरेक्शन में लगने वाले इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं तो यह ए आर हमें कितना मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम से कैलकुलेट कर लिया था, कितना है 3g/L है, √3g/L है। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या क्या मिल जाएगा, 3g/L मिल जाएगा। आर कितना हमारे पास है, एल है, तो इंटू क्या लिख देंगे, एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए आर हमें कितना मिल जाएगा, 3g मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस केस में इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सप्रेशन लग नहीं रहा है, तो नेट एक्सप्रेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी सेंटर के लॉन्ग लगेगा। क्लियर है, और वह होगा कितना, 3g होगा, और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रॉब्लम का अगला पार्ट सॉल्व करते हैं और हिंज फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, रड अपने इस इनिशियल कंडीशन से रोटेट करते हुए अपने इस फाइनल कंडीशन में आ जाता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो हिंज द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है उस हिंज फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो हिंज फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रड के लेंथ के लॉन्ग एक कंपोनेंट मान लेंगे उस हिंज फोर्स का। मान लेते हैं कि उस हिंज फोर्स का रड के लेंथ के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो एच है, और दूसरा कंपोनेंट मान लेंगे रड के लेंथ पर परपेंडिकुलर मान लेंगे, और हिंज फोर्स के रड के लेंथ पर परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसको हम लोग भी बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। और इस रड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह यहाँ होगा, और इसी सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग इस रड पर क्या लगेगा, वेट लगेगा, और वह कितना, और इसी सेंटर ऑफ मास पर इस रड का वेट लगेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और वह वेट होगा कितना, mg होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हिंज फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो हिंज फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ नेट बराबर m इंटू ACM का सहारा लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का सहारा लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा, और हम लोगों ने अभी यह कैलकुलेट किया था कि इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है वह कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे इस सेंटर ऑफ मास का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 80 होता है वह कितना होता है, 0 होता है। और इस इंस्टेंट पे इस सेंटर ऑफ मास का इस सेंटर के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वह कितना होता है, AR होता है। और AR को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इस AR को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर से कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। इस रॉड का जो ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, इस केस में वह कितना होता है, √3g/L होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, √3g/L होता है। तो ओमेगा स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, 3g/L मिल जाएगा, और आर के जगह पे क्या डाल देंगे, यह लेंथ होगा, और यह लेंथ होगा कितना, L/2 होगा, इंटू क्या लिख देंगे, L/2। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3g/2 मिल जाएगा। यानी कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा, 3g/2, और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस समय फोर्स कौन सा लग रहा है, V लग रहा है। क्लियर है, इस V के सिवा दूसरा कोई फोर्स नहीं है। क्लियर है, तो V बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, 80 है। तो क्या लिखेंगे, m इंटू 80 लिखेंगे, और 80 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वह कितना है, 0 है। तो 80 की जगह पे 0 डाल देंगे, तो V बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के लिए इक्वेशन लिखते हैं। क्लियर है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स क्या लग रहा है, H लग रहा है, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, mg। क्लियर है, और इस पॉइंट पे इस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वह किधर है, सेंटर के लॉन्ग है, यानी इस डायरेक्शन में है। क्लियर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि H माइनस mg जो होगा वह कितना होगा, H माइनस जो mg होगा वह कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो मास इंटू, तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेरा एक्सेलरेशन है वह कितना है, AR है, तो इंटू क्या लिख देंगे, AR लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इससे H हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो H माइनस mg बराबर क्या लिखेंगे, m इंटू AR। AR हमारे पास कितना है, 3g/2 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 3g/2 लिख देंगे। तो H बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3 2 5 mg/2 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने इस हिंज द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उस हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि H, इसे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और वह हमें कितना मिल गया, 5 mg/2। क्लियर है, ठीक है। साथ ही साथ उस हिंज का जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है यानी कि V, उस V के वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है, 0 है। तो यह V हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस हिंज द्वारा जो इस कंडीशन में, इस फाइनल कंडीशन में जो फोर्स लगाया जा रहा होगा वह कितना, किधर लगाया जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा होगा, और वह होगा कितना, 5 mg/2 होगा।
तो इस केस में मेरा जो हिंज फोर्स होगा वह कितना होगा 5 mg/2 हो जाएगा। क्लियर है, और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में केवल ओमेगा को कैलकुलेट करने में आप सावधानी बरतिएगा। ओमेगा को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाइएगा। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या, वर्क डन बाय दी ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस निकाल दीजिएगा और वह किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिएगा, तो उसे ओमेगा आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का यूज कीजिएगा। क्यों, क्योंकि इस समय यह रॉड जो होगा वह क्या होगा, अपने इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट केवल रोटेट कर रहा होगा। क्लियर है, और रोटेटिंग बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स को अपने बुक से सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।